Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 19 NCERT Book Questions, Part B. NCERT Book Questions, इसके हम दो वीडियोस बना रहे हैं. हम टोटल 12 क्वेश्चंस कर रहे हैं NCERT बुक से. 6 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किए थे और 6 क्वेश्चंस रिमेनिंग हम इस वीडियो के अंदर करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volts. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है और उनको सर्किट के अंदर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए. तो उनके पास उसके लिए 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर नहीं है, लेकिन उनके पास 1 माइक्रोफैरेड के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं. ठीक है. और एक और कंडीशन है कि 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हम किस अरेंजमेंट में उनको लगाएं कैपेसिटर्स को ताकि नेट कैपेसिटेंस आ जाए 2 माइक्रोफैरेड. तो देखो हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं कम कैपेसिटेंस के और हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए. तो हम क्या करेंगे, उनको पैरेलल में ऐड करेंगे, है ना. देखो मैं दोबारा बता देता हूँ. अगर मैं दो कैपेसिटर्स को पैरेलल ऐड करता हूँ, ठीक है, पैरेलल में ऐड करता हूँ और उनको एक बैटरी से लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है. तो ये C है, ये C है और ये बैटरी है V. तो हमें पता है कि C इक्विवेलेंट कितना आता है पैरेलल के लिए, ये आता है C1 प्लस C2 या फिर C प्लस C और 2C. तो अगर मैं पैरेलल में कैपेसिटर्स को लगाता हूँ तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है. और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ. देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V और इसके अक्रॉस भी आएगा V, क्योंकि वो दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच्ड है जो कि बैटरी है. तो अगर मैं यहाँ पर Q1 निकालूँ तो ये आएगा CV और Q2 निकालूँ तो ये आएगा आपका CV. इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से वैसे कितना गया 2CV. तो अगर कैपेसिटर्स इक्वल है या कैपेसिटेंस इक्वल है तो इक्वल चार्ज इधर जाता है, CV इधर जाएगा और CV इधर जाएगा, ठीक है. तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं और उनका कैपेसिटेंस सेम है तो जो बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है ना टोटल, वो इक्वली डिवाइड होगा उन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर. ओके. अब देखो दूसरा केस कि अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस ज़्यादा है और हमें कम कैपेसिटेंस चाहिए, तो हम उनको क्या करेंगे, सीरीज़ में ऐड करेंगे. सीरीज़ में ऐड करने से कैपेसिटेंस कम होता है ना. देखो अगर मैं दो कैपेसिटर्स को ऐसे लगाऊं, एक पर है कैपेसिटेंस C1 और C2 और C1 और C2 दोनों C के बराबर हैं. C1 इज इक्वल्स टू C2 और ये C है, ठीक है. ये बैटरी को मैं V बोल देता हूँ, V वोल्ट्स की. तो देखो C इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट आता है 1/C1 या फिर 1/C प्लस 1/C2 या फिर 1/C. यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा C/2, है ना. तो देखो कैपेसिटेंस सर्किट का अब कम हो गया इंडिविजुअल कैपेसिटर से. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी हमें सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो हम उनको पैरेलल में ऐड करेंगे, पैरेलल कनेक्शन. और अगर हमें कैपेसिटेंस कम करना है तो हम उनको सीरीज में ऐड करेंगे. यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. जो ये V वोल्ट्स है ये इन दोनों के अक्रॉस है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस. इसका मतलब क्या है कि जब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, अगर मैं इसे V बोलूँ और इसे 0 वोल्ट बोलूँ तो ये पोटेंशियल इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है. और अगर ये कैपेसिटर्स इक्वल हैं तो यहाँ पर वो इक्वली डिवाइड होता है. तो मतलब इसके अक्रॉस V/2 ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी V/2 ड्रॉप होगा. इसको हम देखो मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. C इक्विवेलेंट आया C/2, तो नेट चार्ज जो सर्किट से निकला वो होता है C इक्विवेलेंट इंटू V या फिर CV/2. नेट चार्ज बैटरी से फ्लो कर रहा है CV/2. इसका मतलब क्या है, इस C1 पे भी इतना ही चार्ज है और C2 पे भी इतना ही चार्ज है. मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल्स टू Q1 एंड इट इज इक्वल्स टू Q2. तो अगर मैं V1 निकालूँ, V1 आएगा Q1/C1 या फिर CV/2 और ये C यहाँ से आएगा V/2. सिमिलरली V2 के लिए आएगा Q2/C2 और ये आएगा CV/2 इंटू C या फिर V/2. तो सीरीज के अंदर लगाने से
जो पोटेंशियल है उन दोनों के अक्रॉस वो इक्वली डिवाइड होता है या ड्रॉप होता है, ठीक है। और पैरेलल के अंदर चार्ज इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। ओके, तो देखो अब हमारे पास इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और हमें 2 माइक्रोफेरेड बनाना है। तो कम कैपेसिटेंस से ज़्यादा कैपेसिटेंस हम कैसे बनाते हैं? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो हमें कम कैपेसिटेंस से ज़्यादा कैपेसिटेंस बनाना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइक्रोफेरेड से 2 माइक्रोफेरेड, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पैरेलली ऐसे ऐड कर दो, ओके। और अब इन दोनों को बैटरी से लगा दो, जो हमारी सप्लाई है कितनी है, ये 1000 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है। अब C इक्विवेलेंट तो आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन हमारे पास यह लिमिटेशन है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है, 1000 वोल्ट, है ना। क्योंकि इस बैटरी की वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दोनों के अक्रॉस होगा और वही इन दोनों के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर अभी पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे V1 और V2, तो V1 और V2 दोनों बराबर आएंगे, वो आएंगे 1000 वोल्ट के, और ये हमें नहीं चाहिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दें तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो देखो हमें 1000 से 400 पे जाना है। इसका मतलब क्या है, हमें पोटेंशियल को ड्रॉप कराना है, और पोटेंशियल को ड्रॉप कराने के लिए हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं सीरीज कनेक्शन करूंगा, मतलब इसमें एक और कैपेसिटर ऐड करूंगा, तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे 2 कैपेसिटर्स लगाता हूं, ठीक है, दोनों के अंदर। अब देखो, अब हमें पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल है 1000 वोल्ट, या फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस भी 1000 वोल्ट है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस भी 1000 वोल्ट है। तो ये 1000 वोल्ट इक्वली डिवाइड होगा अगर कैपेसिटर्स इक्वल है तो, ठीक है। तो इसके अक्रॉस 500 और इसके अक्रॉस 500, इसके अक्रॉस 500 और इसके अक्रॉस 500, ओके। लेकिन अभी भी ये 400 से ज़्यादा है, तो अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और इस केस के अंदर आप देखोगे कि हमारा नेट कैपेसिटेंस भी अब कम हो गया। सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस कम होता है ना, तो अगर कहीं भी सर्किट में हम एक कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटर के सीरीज में ऐड कर दें तो नेट कैपेसिटेंस सर्किट का हमेशा कम होगा, ठीक है। तो कभी भी हम सीरीज के अंदर कोई भी कैपेसिटर लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस सर्किट का कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, इस ब्रांच का जो ऊपर वाली ब्रांच है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आएगा C/2, और इस वाली ब्रांच का भी होगा C/2, और C/2 पैरेलल में, तो यहाँ पर आएगा C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेरेड, और V1, V2, V3, V4 सब कितना आ गया, 500 वोल्ट। तो अभी हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, अभी हम और ख़राब कर दी सर्किट को। तो देखो अब हम इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं कि हमें 500 से कम चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप कराना है तो हम क्या करेंगे, सीरीज के अंदर एक और कैपेसिटर लगा देंगे। तो अब मैं 2 की जगह अगर 3 कैपेसिटर्स लगाऊं सीरीज के अंदर, अगर मैं 2 की जगह 3 लगाऊं, तो देखो हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट, तो ये इक्वली डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस, पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 1000/3, इसके अक्रॉस भी आएगा 1000/3, और इसके अक्रॉस भी आएगा 1000/3, क्योंकि ये तीनों बराबर है, ठीक है। 1000/3 कितना होता है, 333.33 वोल्ट्स। तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओके। तो देखो यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस आ रहा है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, और ये भी 1 माइक्रोफेरेड है। और सीरीज में लगाने पे क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है 1/C + 1/C + 1/C, या फिर C इक्विवेलेंट कितना आता है, C इक्विवेलेंट आएगा आपका C/3। तो मतलब 1/3 माइक्रोफेरेड है इस ब्रांच का कैपेसिटेंस। तो देखो अब हम ना इन तीनों को, मतलब इस एक ब्रांच को हम एक कैपेसिटर मान सकते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर मान सकते हैं जिसका नेट कैपेसिटेंस है 1/3 माइक्रोफेरेड। अब क्या है, अब हमारे पास 1/3 माइक्रोफेरेड के भी कैपेसिटर है जो हम ऐसे बनाएंगे। अब इसको हमें बढ़ाना है, हमें 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको पैरेलल में लगा देंगे। तो अगर मैं ऐसे 6 ब्रांच बनाऊं,
ठीक है, अगर मैं 6 ब्रांच बनाऊं ऐसी, तो देखो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा आपका 2 माइक्रो फैरेड, है ना। और एक बीच में इधर लगा दो, ठीक है। तो देखो C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 प्लस C/3, तो 6 इंटू C/3 आ जाएगा नेट इक्विवेलेंट, ये आएगा आपका 2C। ओके, और देखो इन सबको हम पैरेलली लगा रहे हैं, तो इन सबको हम ऐसे जोड़ देंगे और इन सबको हम बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस केस के अंदर नेट कैपेसिटेंस भी नेट कैपेसिटेंस भी 2C है और इंडिविजुअल पोटेंशियल भी 400 से कम है, ये है 333.33 वोल्ट, ठीक है। तो देखो कितने कैपेसिटर्स हुए, ये 3 हर ब्रांच में है और 6 ब्रांच हैं, तो मतलब 3 इंटू 6 18, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड कितना है, 18। ओके, तो देखो इसको हम है ना दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? अब हम है ना अप्रोच कैपेसिटेंस को ना लेके पोटेंशियल को करते हैं कि हमें पोटेंशियल ड्रॉप कराना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करूं ऐसे, ठीक है, और ये है 1000 वोल्ट, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप कराना है ना 1000 से हमें कितना करना है 400, तो हम दोनों को सीरीज में लगा दिए। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के अक्रॉस कितना हुआ पोटेंशियल, 500 वोल्ट और 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट। अब हमें इससे भी कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर्स को ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो अब कितना आएगा यहाँ पर, ये अब हमारा पोटेंशियल का झंझट तो कम हो गया, लेकिन नेट कैपेसिटेंस यहाँ पर आ रहा है C/3। तो हम क्या करेंगे, इनके इस कैपेसिटर के पैरेलल में अगर मैं और कैपेसिटर ऐड करूं तो नेट कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो ये C/3 है, तो अगर हमें 2C चाहिए तो इधर कितना चाहिए हमें 6C, मतलब इस एक की जगह हमें 6C चाहिए। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा करूं कि अगर मैं 6 कैपेसिटर्स ऐसे लगा दूं, ठीक है, और ऐसे ही मैं इधर भी लगा दूं और ऐसे ही 6 मैं इधर लगा दूं, ठीक है। अब देखो, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इन दोनों के अक्रॉस 333.33 वोल्ट है, यहाँ भी वही 1000/3 वोल्ट्स, यहाँ भी 1000/3 वोल्ट्स, और यहाँ पर 6 कैपेसिटर है बीच में, ठीक है। तो देखो इन सब का कितना आएगा 6C, इसका भी कितना आएगा 6C, और ये भी होगा 6C। और इन 6C को अगर मैं सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं तो देखो 2C आ जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/6C प्लस 1/6C प्लस 1/6C, या फिर C इक्विवेलेंट आएगा 2C। तो आप ऐसे भी अटैच कर सकते हैं कि 6 कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में ऐड करें और फिर इन तीनों को सीरीज में लगा दें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 3 को सीरीज में लगाएं और उसकी फिर 6 ब्रांच बना दें, ठीक है। तो आपको ये होपफुली समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कैपेसिटर बनाना है कुछ भी तो आप कैसे बनाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एनसीईआरटी का 2.25 क्वेश्चन है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर 2.35, ये है फिगर 2.35, फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखो हमें सर्किट दिया हुआ है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और हमें ये बताना है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और कितना चार्ज उनमें स्टोर्ड है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड है तो हमें पता है वो सीरीज के अंदर है। तो कभी भी आपको ये देखना है ना कि सीरीज में कोई कैपेसिटर है कि नहीं। आप ना चार्ज फ्लो करा के देखो, बैटरी से चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ N इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो देखो वो N इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे, इस प्लेट पे, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश करेगा, फिर यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश करेंगे तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो देखो हर जगह से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है किसी भी कैपेसिटर अरेंजमेंट में तो हम उसे बोलते हैं
कि वो सीरीज के अंदर है। तो अगर सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो सीरीज के अंदर है। और अगर पोटेंशियल सेम है किन्हीं दो कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, ये 2 या 3, तो देखो यहाँ पर एक क्योंकि वायर है तो वायर पे सेम पोटेंशियल रहता है, तो इनके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल है, तो इधर हम बोलेंगे कि ये है पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो देखो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार सर्किट को देख के नहीं समझ में आता कि वो सीरीज में पैरेलल में। देखो यहाँ तो सिंपल है, जितने चार्ज इधर आया उतना ही चार्ज इधर से गया, उतना ही चार्ज इधर से गया। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं C2 और C3 ये किस में है? सीरीज में। और C2 और C3 मिला के जो कैपेसिटर आएगा ना वो और C1 वो दोनों पैरेलल में है। ठीक है, और इन तीनों को मिला के जो कैपेसिटेंस आएगा वो C4 के साथ सीरीज में है। तो देखो इसको करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, C2 और C3 को मिला के एक सिंगल कैपेसिटर बना देते हैं। ओके, तो C2 और C3 सीरीज में है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इनका, अगर ये 200 है और ये भी 200 है तो देखो हम लिख सकते हैं 1/C23, C इक्विवेलेंट की जगह हम लिखते हैं C23, मतलब C2 और C3 का नेट कैपेसिटेंस ये आएगा 1/C2 प्लस 1/C3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये आएगा C1, ये आएगा C23, ये है C1 और नीचे है C4 और यहाँ पर सप्लाई है। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस 300 वोल्ट। तो C23 कितना आएगा, C23 आएगा 200/2 या फिर 100 पिको फेरेड है, हाँ पिको फेरेड है, 100 पिको फेरेड। ठीक है, तो मतलब क्या है, अब हमारे पास ये सर्किट बचा, ये है C23, 2 और 3 का नेट इफेक्ट, और ये है C1 और ये है C4। ओके, और ये सारे कैपेसिटर मतलब ये तीनों C1, C4 और C23 ये कितने हैं, 100 पिको फेरेड के हैं। ठीक है, तीनों 100 पिको फेरेड के। अब देखो C1 और C23 ये किस में है, ये पैरेलल में है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे है। तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही C23 के अक्रॉस आएगा। तो C1 और C23 को मिला के हम लिख सकते हैं C231, ऐसा कुछ लिख सकते हैं या फिर कुछ C' लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह हम एक सिंगल लिखेंगे और यहाँ पर एक सिंगल, और ये दोनों यहाँ पोटेंशियल 300 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो देखो C1 है 100, C4 है 100 और C23 भी 100 आया। ठीक है, अब C1 और C23 दोनों 100 और 100 है, और इन दोनों को मिला के जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, पैरेलल में है। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200। तो 200 पिको फेरेड ये है, और ये C4 है, ये भी, ये 100 पिको फेरेड है। ओके, तो देखो जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेंगे उतने इधर से निकलेंगे। ठीक है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे। तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, है ना, C4 और ये। तो अगर मैं सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं तो हम कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C4 प्लस 1/200। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, ये आएगा आपका 200 × 100 डिवाइड बाय 300। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट आएगा आपका 200/3 पिको फेरेड। ये है नेट कैपेसिटेंस सर्किट का। ओके, तो देखो अब हम ना इसी स्टेट से अब ऊपर की तरफ चलते हैं। तो देखो इतना कैपेसिटेंस सर्किट के अक्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये 300 वोल्ट एक सिंगल कैपेसिटर से लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है 200/3 पिको फेरेड, और ये 300 वोल्ट्स है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कुछ n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कुछ भी है। तो हम यहाँ पर अगर चार्ज निकालेंगे कि इधर चार्ज क्या आएगा,
या फिर बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली हमें ये देखना है कि बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है। तो देखो बैटरी से चार्ज निकल रहा है वो इसी के बराबर होगा जो इस कैपेसिटेंस पे चार्ज आएगा। तो क्यू कितना होगा, ये होगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी, या फिर 200/3 इंटू 300 वोल्ट्स। तो क्यू कितना आया, ये पिको फेरेड है ना, तो यहाँ पे 10⁻⁻12 भी आएगा। ओके, तो ये आएगा आपका 200 इंटू 100 पिको कूलम। इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 20 नैनो कूलम, है ना। तो 20 नैनो कूलम चार्ज यहाँ बैटरी से फ्लो कर रहा है, मतलब इधर से भी उतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है। क्यू जो हमने निकाला ये कितना है, 20 नैनो कूलम। तो जितना चार्ज बैटरी से फ्लो कर रहा है उतना चार्ज C4 पर आएगा, है ना। तो Q4 हम कैसे निकालेंगे, Q4 आएगा जो है Q जो बैटरी से निकला और यह है 20 नैनो कूलम। और V4 कितना होगा, यह आएगा Q4/C4 या फिर 20 नैनो कूलम। तो 20 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय C4 कितना है, 100 पिको फेरेड। ओके, तो यहाँ से चार्ज यहाँ से पोटेंशियल कितना आया, ये आएगा आपका 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो देखो इस स्टेज पे चलते हैं हम। अब हमें पता है कि C4 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 200 वोल्ट का। इसका मतलब क्या है कि ये जो बचा हुआ ये था कैपेसिटर जो 1, 2, 3 को मिलके बना है, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, बचा हुआ। तो 300 - 200 यानी 100 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट्स। ठीक है, तो देखो हम आगे का सॉल्व करने के लिए हम ऐसा सर्किट बना लेते हैं कि ये है C1 और ये है C2, C3 और इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100 वोल्ट्स। या फिर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी इधर। ठीक है, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं हम, याद रखिए। ओके, तो देखो ये है 1, है ना। तो C1 कितना था, 100 पिको फेरेड, और यहाँ से V1 कितना आया, ये भी आया 100 वोल्ट्स। ठीक है, ये था 200 पिको फेरेड और ये भी था 200 पिको फेरेड। तो पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 100 वोल्ट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के अक्रॉस तो 100 वोल्ट्स है। तो Q कैसे निकालूंगा मैं, Q1 ये आएगा C1 V1 और C1 कितना है 100 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, यह आया आपका 10 नैनो कूलम। तो Q1 कितना आया, 10 नैनो कूलम। ओके, तो यहाँ से Q1 निकल गया, V1 निकल गया। अब बचे ये दोनों। ओके, तो देखो सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के पहले यहाँ से देखते हैं कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जितना चार्ज यहाँ से आएगा उतना इसके ऊपर आएगा, उतना इसके ऊपर आएगा। ओके, और हमें पता है इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 100 वोल्ट्स और ये दोनों इक्वल है। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि यहाँ पर 50 वोल्ट ड्रॉप होगा और यहाँ पर 50 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो V2 और V3 दोनों कितने आए, 50 वोल्ट। ठीक है, तो V2 V3 निकल गए। अब Q2 निकाल लेते हैं। Q2 कितना आएगा, Q2 आएगा V2 इंटू C2। ओके, V2 कितना है 50, C2 है 200 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो Q2 और Q3 दोनों सेम आएंगे और ये आएगा आपका, हाँ ये भी आपका 10 नैनो कूलम आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इसके अंदर है ना, हर कोई अलग अलग हिसाब से करता है, तो इसका कोई एक सिंपल सीधा तरीका नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों को मिला के एक सिंगल बनाओ, इसको मिला के और इसको मिला के, इन तीनों को मिला के फिर एक सिंगल बनाओ, फिर वो जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा उसको और C4 को मिला के नेट कैपेसिटेंस निकालो, ताकि हम यहाँ से ये पता लगा सकें कि नेट चार्ज बैटरी से कितना फ्लो कर रहा है। तो जितना चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इस पर आएगा C4 पर। ठीक है, फिर यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि C4 पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। अगर हम C4 पर ये पता लगा लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इतना हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप है वो ये तीनों खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये
200 वोल्ट को ख़त्म कर देता है, तो बाकी बचा हुआ 100 वोल्ट ये तीनों ख़त्म करते हैं। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100 वोल्ट्स। फिर 100 वोल्ट से C1 के अक्रॉस आएगा, यहाँ से आप Q1 निकाल लो, ठीक है। और अगर सीरीज के अंदर जो कैपेसिटर्स है वो इक्वल है, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो दोनों के अक्रॉस बराबर होगा। तो 100 का बराबर दो पार्ट में डिवाइड करना है इक्वली, तो मतलब 50 वोल्ट 50 वोल्ट। तो बस अब पोटेंशियल भी आ गया, बस चार्ज निकालना है, ठीक है। तो ये भी एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एनसीईआरटी का 2.27 क्वेश्चन है। अ 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड का, जिसको 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगा दिया गया है, मतलब उसे चार्ज कर दिया गया है। अब उस सप्लाई से उसे हटा दिया, तो अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी, कुछ चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। फिर उस कैपेसिटर को एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ लगा दिया, जो कि इनिशियली अनचार्ज था। अब पहले वाले कैपेसिटर से कुछ चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के अक्रॉस, है ना, चार्ज और अनचार्ज प्लेट्स में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों चार्जेस के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन ये ट्रांसफर करने में कुछ एनर्जी हमेशा खराब होती है। तो हमें ये बताना है कि इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी बिल्कुल सर्किट से बाहर निकल गई इन फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियली हमने एक 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को 20 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच किया, 200 वोल्ट था सॉरी, ठीक है। और ये है 4 माइक्रोफैरड। तो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी, इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड हम U1 बता देते हैं, ये आएगी हाफ CV², है ना। तो हाफ C कितना है, 4 × 10⁻⁻6 और 200 का स्क्वायर, तो U1 आएगा 8 × 10⁻⁻2 जूल्स। इतनी एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड थी। अच्छा, हम यहाँ पर Q1 भी निकाल लेते हैं कि इनिशियली चार्ज कितना था, ठीक है। तो अगर इस पे चार्ज निकालें हम Q, या फिर इसे हम Q1 बोल देते हैं, ये आएगा C × V या फिर 4 × 10⁻⁻6 × 200। तो ये कितना आया, 800 × 10⁻⁻6 या फिर माइक्रो कूलम। इतना चार्ज है इस कैपेसिटर पर। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज है 800 माइक्रो कूलम, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कैपेसिटर लाके इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं इसको, ओके। और ये इनिशियली अनचार्ज था, इस पे चार्ज कुछ नहीं था। और ये कैपेसिटर कितना है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट्स के अक्रॉस, हम यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली जब चार्ज होगा तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट आ जाता है। तो ये भी प्लस माइनस कितना है, 200 वोल्ट। मतलब ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्वियसली कुछ एक पोटेंशियल है इस पॉजिटिव प्लेट पे। तो होगा क्या, यहाँ न्यूट्रल प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, ठीक है, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, है ना। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों में जितना भी चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होए, नेट चार्ज तो इसी के बराबर होगा 800 के, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि इस पे Q डैश आता है और इस पे आता है Q डबल डैश, तो Q डैश प्लस Q डबल डैश जो दोनों के फाइनल चार्जेस हैं ये बराबर होना चाहिए 800 माइक्रो कूलम के, ओके। और हमें ये भी पता है कि फाइनली जो पोटेंशियल आएगा, अगर इस पे V1 आएगा और इस पे V2 आएगा, तो V1 इज इक्वल्स टू V2, क्योंकि दोनों पैरेलली अटैच्ड है, ठीक है। तो देखो V1 क्या आएगा, V1 आएगा Q डैश बाय C1, या फिर ये कितना माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड ना, तो 4 × 10⁻⁻6 इट इज इक्वल्स टू V2। V2 आएगा Q डबल डैश डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻6, ओके। तो Q डबल डैश कितना आया, Q डैश बाय 2।
एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, इसको हम 2 बोल देते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा क्यू डैश और क्यू डबल डैश आएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्यू डबल डैश की वैल्यू इधर डालूँ तो 3/2 क्यू डैश ये आया 800 माइक्रो कूलम, यहाँ से क्यू डैश आएगा 1600/3 माइक्रो कूलम, और क्यू डबल डैश इसका हाफ है या फिर 800/3 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अब देखो, अब इंडिविजुअली जो ये कैपेसिटर्स है इनकी इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो U1 डैश आएगा हाफ Q डैश स्क्वायर बाय C, एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 1/2 Q डैश कितना आया 1600/3 माइक्रोफेरेड, तो 1600/3 इंटू 10⁻⁻6 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कितना है 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, फिर आप निकालो U2 या फिर U डबल डैश, ये आएगा हाफ Q डबल डैश बाय C इसका होल स्क्वायर, या फिर हाफ 800/3 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6। मैं यहाँ पर इनको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, हमें क्या निकालना है ये आप निकाल लेना सॉल्व करके। तो डेल्टा U कितना आएगा, चेंज इन एनर्जी U1 माइनस U डैश प्लस U डबल डैश, है ना। इनिशियली कितनी एनर्जी थी माइनस फाइनल टोटल कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें मेन चीज़ यही थी सोचने की कि जब एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर पे लगाया तो चार्ज कितना आएगा फाइनली, और वो हम कैसे निकालें। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर हमें पता है कि इनिशियल चार्ज कितना था तो फाइनल चार्जेस का जो सम है वो उसके बराबर होगा जो इनिशियल चार्ज था, और प्लस इन दोनों पे जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला डालने से हम क्यू डैश और क्यू डबल डैश निकाल सकते हैं। फिर तो बस फॉर्मूला लगाना है इन एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी होती है हाफ CV² या फिर हाफ Q²/C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है क्वेश्चन, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ QE, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor 1/2. तो अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हमें पता है दो प्लेट्स ऐसे होती हैं, ठीक है, और इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, और हमें पता है कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो आती है σ/ε0, है ना, क्योंकि इसकी वजह से जो आएगी σ/2ε0 प्लस इसकी वजह से आएगी σ/2ε0, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो σ/ε0 आती है। तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है कि अंदर जो फोर्स आएगा ना, इन पे जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं इस पे जो फोर्स लगेगा इस प्लेट पे वही इस पे लगेगा, तो ये जो F का मैग्नीट्यूड है ये आता है हाफ Q इंटू E। ठीक है, Q जो उस पर चार्ज है, E इंटू ये σ/ε0। तो देखो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, अभी ये D दूर है दोनों प्लेट्स, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी आती है, जैसे आपको याद होगा इसके अंदर एनर्जी आती है, अगर मैं एनर्जी बाय वॉल्यूम निकालूं, ठीक है, या स्मॉल u, ये आती है हाफ ε0 E² के, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस प्लेट को थोड़ा खोलना चाहूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा F, जो कि इस प्लेट पे जितना फोर्स लग रहा है उसके इक्वलेंट ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को थोड़ा सा और इनके बीच में सेपरेशन बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा और मतलब वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज मैं इस प्लेट को इसको वहीं रखते हैं, फिक्स रखते हैं, लेफ्ट वाली प्लेट को, राइट वाली प्लेट को इधर से थोड़ा इधर ले गए, ठीक है, मतलब डेल्टा x से थोड़ा उसको बढ़ा दिया, तो इसे अगर हम बोलते हैं डेल्टा x, तो देखो हमारा वर्क कितना हुआ, हमारा वर्क हुआ F इंटू डेल्टा x। ठीक है, और हमें पता है यही वर्क बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के या फिर चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर।
और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या फिर यू इनटू जितना हमने वॉल्यूम बढ़ाया, है ना, डेल्टा वी। इतने से ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू यू कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डेल्टा वी। अगर इसका एरिया ए है और मैंने डेल्टा एक्स से बढ़ाया तो डेल्टा वी क्या आएगा, ए डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो नेट फोर्स आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। ओके, तो यह आया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो, हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, तो अगर मैं ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और हमें ये भी पता है कि Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है या फिर C इज इक्वल्स टू Q बाय वी होता है। ओके, तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये बराबर है Q बाय वी के। ओके, तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q डी और V। ओके, तो ये है हमारा ए एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं इधर डालूं इस फॉर्मूले में, हमारे फोर्स के फॉर्मूले में, तो यहाँ से फोर्स कितना आएगा, यह आएगा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए की जगह में लिखूंगा Q इंटू डी बाय वी। अब देखो, यहाँ से अगर मैं एक E लूँ और ये D लूँ, मतलब क्या, हाफ ई क्यू, E इंटू डी इसको मैं अलग लिखूँ और बाय V। तो देखो E इंटू डी क्या होता है, V। तो यहाँ से फोर्स क्या आएगा, देखो हाफ E इंटू क्यू, ई इंटू डी की जगह में लिखूंगा V और नीचे V, तो V से V कैंसिल, ये आ गया आपका ई क्यू बाय 2। ठीक है, अब बात आती है कि देखो ये E है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, और ये Q है कि एक प्लेट पे चार्ज कितना है। तो भैया ऐसा है ना, अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज बॉडी है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आंसर आना चाहिए E इंटू क्यू। यहाँ पर ये हाफ क्यों आ रहा है, तो देखो यहाँ पर हाफ क्यों आ रहा है, क्योंकि है ना, इसको मैं देखो दूसरे तरीके से डिराइव करता हूँ, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाफ क्यों आ रहा है, जो मेरे को सिंपल एकदम तरीका लगता है। देखो एक प्लेट है पॉजिटिव Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब मैं इसके अंदर कोई चार्ज बॉडी रखता हूं, कि अगर एक प्लेट रखता हूं जिस पर चार्ज है -Q, तो इसके ऊपर यहां फोर्स लगेगा एक। ठीक है, और यहां पर हम बोलते हैं कि वो फोर्स होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये टोटल चार्ज या फिर Q। ये -Q अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इधर आ रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस और रेस साइन हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स इतना आता है सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये हाफ का फैक्टर है ना, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक प्लेट पे जो फोर्स आ रहा है ना वो उसके वजह से आ रहा है जो दूसरी वाली प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं जो खुद उस चार्ज की वजह से है। तो कभी भी जब हम Q इंटू ई लिखते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। ठीक है, और यहां पर ये जो एक्सटर्नल, यहां पर जो ई है, ये कौन सी ई है, ये इन दोनों की वजह से है, इसलिए यहां पर ये हाफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा डेराइव करूं तो देखो वही फॉर्मूला हम ला सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, Q बाय ए, है ना, और ये है 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो अंदर आती है वो आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो A बाय एप्सिलॉन नॉट मैं E लिखूंगा इस फॉर्मूले में, तो मेरा फोर्स कितना आएगा, Q एक बाहर निकाल लो और Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट की जगह हम E लिख देते हैं, अब बचा नीचे हाफ, तो वही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मेनली मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि आप ना इसमें कंफ्यूज मत हो। देखो जब हम बोल रहे हैं कि दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, सपोज कुछ E है, और इस पे जो फोर्स निकालेंगे ना, तो
हम ये डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जब हम Q इंटू ई करते हैं ना, वो E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस Q का उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी है। तो इसलिए हम वहां पर हाफ ले रहे थे कि क्योंकि बस एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, यानी E/2 इंटू क्यू। ओके, सो ये भी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 2.29. A spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors held in position by suitable insulating supports. Show that the capacitance of a spherical capacitor is given by C is equals to 4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R1 minus R2, where R1 is the radius of R1 is the radius of outer sphere and R2 is for inner sphere. ठीक है, तो हमारे पास ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो, बड़ा ही ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इस वाले सरफेस पे, जो आउटर सरफेस है, इस पे मैं पोटेंशियल निकालूं तो कितनी आएगी? तो देखो, अगर मैं निकालूं V आउटर, ये आएगी KQ बाय इसका रेडियस है R1 प्लस, अब अंदर वाले की वजह से भी आएगी पोटेंशियल इधर, तो ये आएगा K, अंदर चार्ज है -Q, तो -Q बाय, और सेंटर से ये R1, तो ये कितना आया? 0। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल निकालूं इनर सरफेस पे, इनर, तो ये कितना आएगा? ये आएगा K, एक तो ये खुद की वजह से जो अंदर नेगेटिव स्फीयर है, तो K -Q बाय R2 प्लस बाहर वाले की वजह से जो सरफेस पे ये वो अंदर है, और वो आता है KQ बाय R1। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना आया? इधर KQ हम कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओके, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा V, ये आएगा V0 माइनस V इन। ठीक है, और ये आएगा आपका 0 माइनस दिस वैल्यू KQ 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, है ना। तो डेल्टा V, या फिर हम जो V बोलते हैं कैपेसिटर पर, वो आएगा KQ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। ठीक है, और हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो किसी भी चीज़ के लिए ना, देखो Q इज इक्वल्स टू CV हर जगह एप्लीकेबल है अगर दो कंडक्टर्स हैं तो। ठीक है, तो बस यहाँ से हम ना C की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह आएगा आपका Q बाय V, तो Q डिवाइड बाय V कितना है? KQ R1 माइनस R2, और यह आएगा R1 इंटू R2। तो C कितना है? यहाँ से Q और Q कैंसिल, और K की जगह हम क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट। तो यह आएगा R1 इंटू R2, और इसकी जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2। तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। बस हो गया सॉल्व। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर, कि एक अंदर एक स्फीयर है और एक बाहर स्फीयर है, और उन दोनों के बीच में अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्टोर हो रही है, तो हाँ भाई वो एक कैपेसिटर बन गया। और वो कैपेसिटेंस हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालो, और फिर Q इक्वल्स टू CV निकाल दो, बस। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये NCERT का 2.30 क्वेश्चन है। अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फीयर of radius 12 cm and an outer sphere of radius 13 cm. The outer sphere is earthen and the inner sphere is given a charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric spheres is filled with a liquid of dielectric constant 32. Part A, determine the capacitance of the capacitor. Part B, what is the potential of the inner sphere? C, compare the capacitance of this capacitor with that of an isolated sphere of radius 12 cm. Explain why the latter is much more smaller. तो देखो, जैसा कि अभी हमने देखा था कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है।
अंदर कुछ चार्ज है, बाहर कुछ चार्ज है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि बाहर वाले को अर्थ कर दिया गया है, मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल जो आएगा कैपेसिटर पे, जो हम V लिखते हैं, वो आएगा KQ/R1 इंटू R2 इंटू R1 माइनस R2। अभी हमने जस्ट निकाला, इतना ही आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो अब हम ना K की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, R1 माइनस R2 और ये आएगा R1 इंटू R2। और एप्सिलॉन कितना आएगा, ये आएगा K एप्सिलॉन नॉट। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि 32। तो देखो पार्ट बी हम पहले कर देते हैं। पार्ट बी आएगा, जो पोटेंशियल आएगा इनर वाले पर, वो आएगा 1/4 पाई और 32 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। बड़ा वाला रेडियस कितना है, 13, तो 13 माइनस 12 मतलब 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 12 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, क्योंकि मीटर में करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल आता है 450 वोल्ट, ओके, 450 वोल्ट। और ए पार्ट करते हैं अब कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला था, ये आता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक है, और ये आएगा आपका R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। वैल्यू डालोगे आप इधर, इसको सॉल्व करके आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁹ फेरेड, ठीक है। और सी पार्ट, मतलब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर बस आपको है ना सीधी वैल्यू डालनी है। और ये मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि ये कैसे डिराइव किया हमने, ठीक है। मतलब कभी भी आपको बोला जाए ना किसी भी चीज़ के लिए कि भाई उसका कैपेसिटेंस डिराइव करो, तो आप क्या करो, आप ये देखो कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, और उन पर जो चार्ज है उसके बीच में आपको रिलेशन पता है, Q/CV। तो यहाँ से आप C क्या निकालोगे, Q/V, बस Q/V निकालो, जो C आएगा वही कैपेसिटेंस है उनका। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका डेरिवेशन होता है कि कोई भी चीज़ दे दें, आपको सिलेंडर दे देंगे, सिलेंडर के लिए भी आप यही करोगे, ठीक है। तो मेन काम हमने कर लिया, बस हम वैल्यू डालने वाला काम कर रहे हैं। सी पार्ट है कि भाई अगर है ना, अगर हम इसको कंपेयर करें इस कैपेसिटेंस को एक स्फीयर के, एक आइसोलेटेड स्फीयर के जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो हमें ये बताना है कि उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो भाई देखो, अगर हम V निकालेंगे, ये आएगा KQ/R, एक सिंगल स्फीयर की वजह से, ठीक है। और हमें अगर C निकालना है तो C क्या होता है, Q/V, तो C कितना आएगा, Q/KQ/R या फिर R/K, ठीक है। R कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो R है 12 इंटू 10⁻⁻2 और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो यहाँ से आपका कैपेसिटेंस आएगा 1.3 इंटू 10⁻11 फेरेड। तो देखो अगर हम एक सिंगल स्फीयर लेते हैं ना, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस इतना आता है, और जब हम उसको एक डाइलेक्ट्रिक के साथ और एक उसको एनक्लोज कर रहे हैं एक और स्फीयर के साथ, उसके बाद हमारा पोटेंशियल, उसके बाद हमारे यहाँ कैपेसिटेंस आ रहा है 5.5 इंटू 10⁻⁹। तो ये वाला कैपेसिटेंस है ना, ऑलमोस्ट इससे कितना 100 टाइम्स से भी ज़्यादा है, 500 टाइम्स है लगभग, ठीक है। तो ओल्ड कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट 500 टाइम्स दैट ऑफ अ सोलो कैपेसिटर, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो देख लेना, मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हो गई हो, ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो like Rivodu on Facebook. Thank you.